बीए थर्ड सेमेस्टर एंसिलरी के विद्यार्थियों, पिछले 3-4 दिनों से मैं दीनदयाल पीठ द्वारा प्रस्तावित कोर्स को एंसिलरी विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। कल तक मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लोकतंत्र और मताधिकार और पॉलिटिकल पार्टी पर बात की। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक राजनीतिक दल के महामंत्री थे, लेकिन उनके विचार दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके शुद्ध लोकतंत्रवादी के नाते व्यक्त किया गया विचार है। वे लोकतंत्रवादी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे? लोकतंत्रवादी थे। भारत का बहुल चरित्र अपनी राष्ट्रीय एकता को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि भारत का बहुल चरित्र अपनी राष्ट्रीय एकता को तभी बनाए रख सकता है जब देश में लोकतंत्र रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश में लोकतंत्र को अनिवार्य मानते थे। वे मानते थे कि बिना लोकतंत्र के भारत निर्माण का काम पूरा नहीं हो सकता। वे एक जनसंघ के महामंत्री भी थे, बाद में अध्यक्ष भी बने, लेकिन वे सिर्फ जनसंघ के वैचारिक अधिष्ठापक नहीं थे। वे जनसंघ को अपने राजनीतिक दल के एजेंडे को ही मात्र चलाते नहीं थे, वे भारत के राजनीतिक एजेंडे को चलाते थे। इसलिए राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके भारत के संदर्भ में अपने विचार को व्यक्त करने का प्रयास करते थे। यह उनका साहस था, यह उनकी दूरदृष्टि थी, यह उनका देवत्व था, यह उनके दिव्य दृष्टि थी। इस दिव्य दृष्टि के आधार पर उन्होंने भारत के निर्माण का, भारत के विकास का खाका खींचा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय एकता के लिए प्रजातंत्र को आवश्यक मानते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए लोकतंत्र को या प्रजातंत्र को आवश्यक मानते हैं। उनका मत है कि भारत की परिस्थिति में प्रजातंत्र का राष्ट्रीय एकता से गहरा संबंध है। यदि यहां प्रजातंत्र समाप्त हो गया तो एकता भी नष्ट होने से देर नहीं लगेगी। विघटनकारी तत्वों से निपटने का एकमात्र माध्यम भी लोकतंत्र या प्रजातंत्र है। जो प्रजातंत्रीय पद्धति का अनुसरण करेंगे वे शनै शनै राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते जाएंगे। मतलब राष्ट्रवाद का आधार भी प्रजातंत्र है। भारत में राष्ट्रवाद का आधार भी प्रजातंत्र है। चुनाव में जातिवाद व क्षेत्रवाद का सहारा लेने वाले भी जब जीत कर आएंगे तो सबको साथ लिए बिना अकेले नहीं बैठ पाएंगे। तो आज एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह नारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नारे से ही उपजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयालवादी हैं, उनका राजनीतिक विचार दीनदयालवादी है। वे दीनदयाल को मानते हैं, उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए वो मानते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका चुना हुआ प्रतिनिधि, उनका जीता हुआ प्रतिनिधि अकेले नहीं रह सकता। उसको मनुष्य के साथ रहना पड़ेगा, उसको जनता के साथ रहना पड़ेगा, उसको जनता को सुनना पड़ेगा, वहाँ उसको जनता की इच्छा का पालन करना पड़ेगा। जो चुने हुए प्रतिनिधि अहंकारी हो जाते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि पाखंडी हो जाते हैं, जनता से कट जाते हैं, वो इतिहास से मिटा भी दिए जाते हैं। उनको कोई याद नहीं करता। जनता के कल्याणकारी काम, जनता के सुख दुख में भागीदार, जनता के उत्थान के लिए काम करने वाला प्रतिनिधि ही इतिहास में अपना नाम कमा सकता है। यही कारण है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के रूप में धीरे धीरे परिवर्तन उस समय हो रहा था। प्रजातंत्र के रहते हुए किसी प्रांत विशेष में किसी दल विशेष का प्रभुत्व भी आ गया तो वह उससे अलग नहीं हो सकता। किंतु यदि प्रजातंत्र समाप्त हो गया तो एकता पहले समाप्त हो जाएगी। मतलब भारत की एकता का सूत्र लोकतंत्र है, भारत की एकता का सूत्र प्रजातंत्र है। भारत की एकता के लिए प्रजातंत्र जरूरी है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक स्पष्ट मान्यता थी।
साझे मोर्चे की अवसरवादी राजनीति पर साझे मोर्चे की अवसरवादी राजनीति पर भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने विचार व्यक्त करते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए लोकतंत्र का अवसरवादी उपयोग हमारे प्रजातंत्र के लिए एक कठिन चुनौती है, ऐसा दीनदयाल का मानना है। इसके लिए सावधान करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि संयुक्त मोर्चे भी अपने देश में बनाए जाते रहें। संयुक्त मोर्चे भी अपने देश में बनाए जाते रहें। जिन समझौतों व संयुक्त मोर्चे का आधार यही रहा करता है कि विभिन्न राजनीतिक दल पृथक पृथक रूप से लड़कर सत्तारूढ़ दल को पराजित न कर सकेंगे और इसलिए सभी को मिलकर कांग्रेस के विरुद्ध एक प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए। ये समझौते और संयुक्त मोर्चे जनता में निषेधात्मक वृत्ति पैदा करते हैं जो कभी भी उचित नहीं है। ऐसे समझौते करने वाले संयुक्त मोर्चे बनाते समय सिद्धांतों में भी सौदेबाजी करते हैं जिससे देश में अवसरवादी तत्वों का प्रश्रय मिलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लोकतंत्र विषयक विचार लोकतंत्र की पाश्चात्य और भारतीय अवधारणा से प्रारंभ होकर उसके भारतीयकरण अर्थात लोकमत परिष्कार की विवेचना करते हुए भारतीय लोकतंत्र के विश्लेषण के साथ साथ पूर्ण होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन आदर्शवादी है। वे अपने विचारों में समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक तत्वों से सदा नीति शास्त्र से प्रभावित रहते हैं। किसी भी दल को नीति शास्त्रीय नेता उपलब्ध होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो आदर्श का आचरण करता है वही नीति शास्त्र की महत्ता को भी सिद्ध कर पाता है। समझौतावादी लोग आदर्श व नीति को तत्कालीन परिणामों के भय से त्याग देते हैं। उनकी व्यवहार नीति के नाम पर अवसरवाद पनपता है। जिस अवसरवाद के बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चिताया था उसका जब भयानक दौर भारत में प्रारंभ हुआ उसी दौर में उनकी हत्या की गई। भारतीय लोकतंत्र के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाजवाद पर भी अपने विचार व्यक्त किए। समाजवाद पर उनके विचार अद्भुत विचार हैं। वह विचार लोहिया के इर्द गिर्द भी घूमते हैं। वह विचार जयप्रकाश नारायण के समाजवाद से अलग नहीं है। वह विचार नरेंद्र देव के विचार से अलग नहीं है। वह विचार भारत में समाजवादी आंदोलन से अलग नहीं है। लेकिन उनका समाजवाद क्रूर समाजवाद नहीं है। उनका समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है। उनका समाजवाद नेहरूवियन समाजवाद नहीं है, नेहरूवादी समाजवाद नहीं है। उन्होंने समाजवाद की अपनी व्याख्या की और समाजवाद के साथ उन्होंने सांस्कृतिक शब्दों को जोड़ने का प्रयास किया। समाजवाद के विषय में दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का सरल रेखीय विवेचन संभव नहीं है। वे विभिन्न तरह के विचार समाजवाद के संदर्भ में करते हैं। एक समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। यह समय था 1952 से 1953 का। उसके बाद उनके द्वारा समाजवाद शब्द का उपयोग किए बिना समतावादी आर्थिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन तथा आर्थिक क्षेत्र में राज्याधिकार का विरोध चलता रहा। यह काल 1954 से 1956 तक था। 1957 में जनसंघ की घोषणा में पहली बार समाजवाद की राज्य के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण के संदर्भ में आलोचना की गई। जनसंघ ने अपने घोषणा में इसलिए आलोचना समाजवाद की कि समाजवाद राज्य के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है। 1958 के जनसंघ के 7वें बंगलौर अधिवेशन में समाजवाद तथा पूंजीवाद पर तीव्र प्रहार किए गए। लेकिन उपाध्याय जी का संपूर्ण आर्थिक विवेचन समाजपरक एवं समतावादी है, ममतावादी है। वे संपत्ति पर व्यक्ति का समाज निरपेक्ष अधिकार स्वीकार नहीं करते। वे संपत्ति पर समाज का निरपेक्ष अधिकार स्वीकार नहीं करते। मुनाफावादी कर्म प्रेरणा तथा यांत्रिक उद्योगवाद के भी वे प्रबल विरोधी हैं। यांत्रिक उद्योगवाद के भी वो प्रबल विरोधी हैं। समाजवाद का भी वे तीखा विरोध करते हैं। इसका मुख्यतः निम्न कारण है। समाजवाद सत्ता व वित्त का राज्य में केंद्रीकरण करता है। पहला क्या है? समाजवाद सत्ता व वित्त का राज्य में केंद्रीकरण करता है। दूसरा क्या है?
समाजवाद सर्वग्रासी राज्य का हिमायती है। समाजवाद सर्वग्रासी राज्य का हिमायती है। तीसरा क्या है? समाजवाद लोकतंत्र विरोधी तानाशाही शासक का पोषक है। समाजवाद लोकतंत्र विरोधी तानाशाही शासन का पोषक है। समाजवाद वर्ग संघर्षवादी, भौतिकवादी व अमानवीय दर्शन है। अमानवीय दर्शन है। समाजवाद भारतीयता के प्रतिकूल विदेशी विचार है। समाजवाद भारत, इसका मतलब है कि विदेशी समाजवाद का पंडित दीनदयाल उपाध्याय विरोध करते हैं। इस विरोध के बावजूद भी उनके प्रतिपादन में समाजवाद के प्रति एक भावनात्मक लगाव है। वे समाजवादी प्रवृत्ति, समाजवादी दृष्टिकोण तथा समाजवादी आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था, इस प्रकार समाजवाद की त्रिआयामी व्याख्या करते हैं। त्रिआयामी व्याख्या करते हैं। समाजवादी प्रवृत्ति को वे आवश्यक बताते हैं। समाजवादी प्रवृत्ति को वे आवश्यक बताते हैं। समाजवादी दृष्टि जो समतावादी है उसे वांछनीय मानते हैं। समाजवादी दृष्टि को, जो समतावादी समाजवाद को वे वांछनीय मानते हैं, लेकिन समाजवादी राज्य व्यवस्था का प्रबल विरोध करते हैं। समाजवादी समतावादी को अच्छा मानते हैं और समाजवादी राज्य व्यवस्था का प्रबल विरोध करते हैं। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मूलतः समान प्रवृत्ति को घोषित करते हैं। कार्ल मार्क्स की वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या से वे असहमत हैं। कार्ल मार्क्स की जो वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या है उसका दीनदयाल जी कटु आलोचना करते हैं, उससे असहमति व्यक्त करते हैं। मार्क्स के भावनात्मक रूप से वे प्रशंसक भी दिख पड़ते हैं, लेकिन वस्तुतः वे प्रशंसक नहीं हैं। लेकिन तर्क में उनका शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्क्स को अपना नहीं मानते, मार्क्स को अपना गुरु नहीं मानते, मार्क्स की चिल्लाहटी नहीं करते, मार्क्स के शिष्य नहीं हैं। वे मार्क्स का संशोधन करते हैं, वो मार्क्स को चुनौती देते हैं, वो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विकल्प में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। यह एक बड़ी बात है। इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्द उल्लेखनीय हैं। बुभुक्षुओं के प्रति हार्दिक सहानुभूति, बुभुक्षुओं के प्रति हार्दिक सहानुभूति और समाज में उन्हें समान स्तर और सम्मानपूर्ण स्थान करा देने की इच्छा आज भी प्रत्येक समाजवादी को प्रेरणा देती है। उनकी सदिच्छा सराहनीय है। इस दुख और कष्टों से परिपूर्ण विश्व में असमानता, अन्याय, दुख, कष्ट, उत्पीड़न, प्रताड़ना, दासत्व, शोषण, क्षुधा और अभाव को देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे मानवीय अंतःकरण प्राप्त है समाजवादी वृत्ति अपनाए बिना नहीं रह सकता। लेकिन कौन सा समाजवाद? मार्क्स का समाजवाद नहीं। ये समाजवाद, ऐसा समाजवाद जो असमानता को दूर कर सके, ऐसा समाजवाद जो अन्याय को दूर कर सके, ऐसा समाजवाद जो दुख को दूर कर सके, ऐसा समाजवाद जो कष्ट को दूर कर सके, ऐसा समाजवाद जो उत्पीड़न को दूर कर सके, ऐसा समाजवाद जो प्रताड़ना को दूर कर सके, ऐसा समाजवाद जो दासत्व को दूर कर सके, ऐसा समाजवाद जो शोषण को दूर कर सके, ऐसा समाजवाद जो क्षुधा को दूर कर सके। इस तरह के समाजवाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिमायती हैं। परंतु समाजवाद यहीं तक सीमित नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि समाजवाद यहीं तक सीमित नहीं है। यह ठीक है कि वह एक दुखपूर्ण स्थिति का अंत चाहता है। यह ठीक है कि वह एक दुखपूर्ण स्थिति का अंत चाहता है। उसने स्थिति का विश्लेषण किया है, रोग का निदान किया है और उसके लिए औषधि की योजना भी की है। यहां तक कि उन्हें मार्क्स का शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता है। उसने अपने समकालीन समाजवादी विचारों को एकत्रित कर एक ऐसी विस्तृत विचार सरणी प्रस्तुत की जो आगे आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। मार्क्स में विचार भिन्नता रखने वाले समाजवादी भी उसके अकाट्य तर्कों का खंडन नहीं कर सकते, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्क्स के अकाट्य तर्कों का खंडन कई अर्थों में करते दिखते हैं। उसने एक करणीय योजना प्रस्तुत की और बोल्शेविकों ने उस स्वप्न को साकार करने हेतु सफलतापूर्वक रूस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। बोल्शेविक क्रांति से लेकर के आज तक का रूस इतिहास विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सफलताओं के बावजूद इस पद्धति को अपूर्णता का द्योतक रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि मार्क्सवादी होने के बाद भी
रूस का जो विचार है वह अपूर्णता का द्योतक है। दिसंबर 1958 में जनसंघ के 7वें अधिवेशन के बाद अपनी दलीय नीतियों के संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय ने एक विशेष लेख लिखा, जिसमें समाजवाद के विरोध को एक साहसी व सुविचारित नीति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे लिखते हैं कि समाजवाद हमारे देश व प्रकृति के लिए विदेशी है। कभी कभी इसे सामाजिक कल्याण व सामाजिक न्याय का नाम दिया जाता है। समाजवाद के साथ सामाजिक न्याय का जोड़ना एक तरह से यह अपने आप में विरोधाभासी ही नहीं, एक पाखंडपूर्ण लगता है, दिया जाता है। वास्तव में वह समाजवाद जिस अर्थ में राज्य के हाथ में, व्यवहारिक रूप से जिसका अर्थ सत्तारूढ़ दल के हाथ में है, समस्त शक्ति का केंद्रीकरण है। वे समाजवाद के शक्ति के केंद्रीकरण के विरोधी हैं। कांग्रेस अपने प्रस्ताव में जनतांत्रिक समाजवाद तक पहुंची है, किंतु समाजवाद और जनतंत्र आज तक कभी कभी साथ नहीं चले हैं। ब्रिटेन के मजदूर दल ने उन दोनों को साथ साथ चलाने का प्रयास किया, किंतु उसे जनतांत्रिक परंपराओं के पक्ष में समाजवादी सनकों को त्याग देना पड़ा। उपाध्याय जी आगे लिखते हैं कि दिल्ली के एक प्रतिनिधि ने इच्छा व्यक्त की कि जनसंघ के प्रस्ताव में ऐसी समाजवादी नीति जिसके कारण से राज्य के हाथ में अधिक शक्ति केंद्रीभूत होती है, जनतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल नहीं है। ये शब्द निकाल दिए जाने चाहिए। स्पष्ट है कि उनकी धारणा थी कि समाजवाद का विरोध राजनीतिक पूंजी के संचय में सहायक नहीं है, विशेष रूप से ऐसे समय में जबकि देश के नवयुवक समाजवाद के नारे के पीछे लट्टू हैं। किंतु ऐसे समय में उनके सभी लोग मृग मारीचिका के पीछे अंधे होकर दौड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे चाहिए जो दोनों हाथों में साहस का संबल धारण कर सत्य उद्घोष कर सके। यदि राष्ट्रीय रूप से में इनका लाभ होता है तो अंततोगत्वा राजनीतिक रूप में भी उसका लाभ होगा ही। अपने लेख में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पष्ट करते हैं कि जनसंघ समाजवाद का विरोध कर रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि जनसंघ पूंजीवाद का समर्थक है। वे पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे, ऐसा वो घोषित करते हैं, पर वरन जनसंघ पूंजीवाद का पूरी उग्रता के साथ विरोधी है। वे लिखते हैं क्योंकि वहां पूंजीवाद में समस्त शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथ में निहित है। यथार्थ में समाजवाद और पूंजीवाद एक ही राग के दो रूप हैं। यूरोप में औद्योगिक क्रांति स्वावलंबी कर्मियों, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को ही समाप्त कर दिया। यदि औद्योगिक कार्यक्रम अपनाते समय सचेत रहें तो हम सिद्धांततः केंद्रीकरण स्वीकार कर भारत को पूंजीवाद व समाजवाद दोनों के दुर्गुणों को बचा सकते हैं। हमारा सिद्धांत होना चाहिए छोटी इकाइयों द्वारा उत्पादन। इसका मतलब है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकेंद्रित व्यवस्था का समर्थक है, राज्य के केंद्रीकृत व्यवस्था के समर्थक नहीं है। उपाध्याय सामान्यतः अपने लेख में समाजवाद का विश्लेषण पूंजीवाद की प्रतिक्रिया में उत्पन्न विचार के रूप में करते हैं तथा दोनों को मानव की भ्रमपूर्ण कल्पनाओं पर आधारित करते हैं। दोनों उनकी दृष्टि में समान रूप से अमानवीय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पूंजीवाद को भी अमानवीय मानते हैं, समाजवाद को भी अमानवीय मानते हैं। वो जनकल्याणवाद को मानवीय मानते हैं। पूंजीवाद का आधार यदि आर्थिक मनुष्य है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद ने सामूहिक मनुष्य, मास मैन की कल्पना की। मनुष्य को एक प्रकार या टाइप मान लिया गया। उस सामूहिक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का लक्ष्य ही सामने रखा। उनके जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूरी उपेक्षा कर दी। इन दोनों व्यवस्थाओं में मनुष्य का विचार नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय मानव्य एवं उसके स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं, लेकिन जब टाटा और बिरला व्यक्ति स्वातंत्र्य या मुक्त प्रेरणा की बात करते हैं तो उसका अभिप्राय होता है उनकी अपनी स्वतंत्रता, उनके कारखानों में गुलाम बने हुए लाखों करोड़ों मजदूरों की स्वतंत्रता नहीं। हमें तो लाखों करोड़ों मानवों की स्वतंत्रता पर विचार करना है। शक्ति चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक, विकेंद्रीकरण से व्यक्ति स्वातंत्र समाप्त हो जाता है। पूंजीवाद व समाजवाद दोनों ही केंद्रीकरण के हामी हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं में मनुष्य का विचार होता है। परिणाम स्वरूप
क्वांटिटेटिव आधार पर, न कि गुणात्मक या क्वालिटेटिव आधार पर। दीनदयाल उपाध्याय समाजवाद व लोकतंत्र का सह अस्तित्व असंभव मानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि समाजवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते। यूरोपीय समाजवादियों के नए प्रयासों ने उस तत्व को जन्म दिया जिसे आज जनतांत्रिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब जनतांत्रिक समाजवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार है। उस पर वो कहते हैं, वे कम्युनिस्टों के मत विभिन्नता को रखते हुए प्रतिपादित करते रहे हैं कि समाजवाद का प्रादुर्भाव जनतंत्रीय ढंग से होना चाहिए। वे एक साथ समाजवाद तथा जनतंत्र दोनों की आराधना करना चाहते हैं। पर मूल प्रश्न तो यह है कि क्या समाजवाद और प्रजातंत्र एक साथ पनप भी सकते हैं? यह सवाल उठता है। सिद्धांतवादी इस पर आशान्वित हैं, पर प्रगतिवादी इस पर विश्वास नहीं करते। समाजवाद इसका हामी है कि उत्पादन के समस्त स्रोत राज्य के अधीन होने चाहिए। चूंकि समाजवादी यह समझते हैं कि समाज का राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक जीवन उसके उत्पादन के स्रोतों के साथ ही डलता है, अतः समाजवादी व्यवस्था में राज्य का आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में भी पूर्ण वर्चस्व रहना आवश्यक है। इससे एक स्थिति पैदा होगी जब उन लोगों के विरुद्ध शासन में है लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करना संभव नहीं हो पाएगा। समाजवादी बंदूक और गोली का पहला शिकार निश्चित रूप से ही कोई लोकतंत्रवादी ही होगा। यह अद्भुत बात है। समाजवादियों के बंदूक से जो गोली निकलेगी उसका शिकार कौन होगा? दीनदयाल जी के अनुसार उसका शिकार लोकतंत्रवादी होगा। शेर बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते, यह संभव सा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाजवाद और मार्क्स प्रणीत साम्यवाद में अंतर नहीं किया तथा वे कहते हैं कि वैचारिक क्षेत्र में अपेक्षित लचीलेपन के स्थान पर उसमें मजहबी कट्टरता है। लोकतंत्र में भूलों को सुधारने तथा नवीन बातों को स्वीकार करने की सिद्धता रहती है, पर समाजवादियों के समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण में इस प्रकार के लचीलेपन का अभाव है। यह विचारधारा किसी प्रकार के नवीन चिंतन की प्रेरणा नहीं देती। मसीहावाद और अपरिवर्तनीय अंधविश्वासों पर आधारित मजहब के अनुयायी की तरह कट्टर समाजवादी नए स्वतंत्र विचारों से दूर रहना पसंद करता है। यही कारण है कि कम्युनिस्टों के शब्दकोश में ऐसे विचारों के लिए अनेक प्रकार की गालियां भी रहती हैं। इसी मसीहावाद के कारण इसने एक युद्ध पिपासु मानव को जन्म दिया। यह युद्ध शुद्ध लोलुप मानव समाजवादी राज्य की देन, शुद्ध लोलुप मानव, सत्ता का लोलुप मानव, समृद्धि का लोलुप मानव, ऐसा लोलुप मानव समाजवाद की देन है। उसे न विचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, न स्वयं निर्णय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। समाजवाद में न विचार करने की स्वतंत्रता है, न निर्णय करने की स्वतंत्रता। इस व्यवस्था के अंतर्गत मानव जीवन का मूल्य एक निरीह पशु से अधिक नहीं आंका जा सकता। दीनदयाल जी निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि समाजवाद में जब राज्य का केंद्रीकरण होता है तो मानव क्या हो जाता है? मानव नहीं रह जाता, वह एक पशु के तुल्य हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं इसको आगे कल बढ़ाऊंगा।